नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 20 फरवरी शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पे कुछ काम का नहीं, वही सब किसान, कोरोना, ग्रेटा थनबर्ग की सहेलियाँ, भारत चीन का ट्रूप विड्रॉवल और दूसरी इधर उधर की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री या समाचार जो या तो एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं या फिर उसके काम के मुद्दे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं, पेज 3 में भी कुछ काम का नहीं, पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक समाचार गुजरात से एक चीज़ जो एथिक्स पेपर 4 में हम समझते हैं। नॉन फियंस मतलब ऑफिसर को जो काम करना होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, काम नहीं करे, काम चोरी करे। फिर होता है मालफिसेंस मतलब ऑफिसर जानबूझकर उसके अधिकार क्षेत्र में जो उसको काम करना है लेकिन वो गलत तरीके से करे क्योंकि उसको भ्रष्टाचार, करप्शन करना है या किसी से बदला लेना है, वेंडेटा, या फिर भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म करना है, तो वो अपनी सत्ता का उपयोग सत्ता क्षेत्र में रह के ही करे लेकिन गलत तरीके से करे। दैट इज़ मालफिसेंस। और एक होता है ओवरफिसेंस यानी अतिक्रमण कर देना। ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ ना हो उससे बाहर निकल के वो हो सकता है उसका ऐसा काम अच्छे या बुरे उद्देश्य से हो लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के करेगा तो ओवरफिसेंस है। तो ऐसी ओवरफिसेंस की एक केस स्टडी सामने आती है। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC जो कि एक अलग कानून से बना है तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वैधानिक निगम। तो ऐसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं माना जाता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो निगम के कर्मचारी, मतलब वो अलग हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल सरकारी कर्मचारी किसे कहेंगे, जैसे सेक्रेटेरिएट, सचिवालय का स्टाफ होता है, तहसीलदार होते हैं, पटवारी, वो सब सरकारी कर्मचारी हैं। तो जब स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का चुनाव आयोग, उसने चुनाव करवाने हो तो इलेक्शन ड्यूटी में वो सरकारी कर्मचारियों को इधर उधर डिप्लॉय करता है, लेकिन ऐसे निगम के कर्मचारियों पर उसका अधिकार क्षेत्र सामान्य रूप से नहीं होता। लेकिन फिर भी पता चला कि गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज़, पंचायती राज बॉडीज़, अर्बन बॉडीज़ के चुनावों के लिए ऐसा ऑर्डर जारी किया कि गुजरात के अलग अलग शहरों में ये जो LIC एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जाके इलेक्शन ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो टीकाकरण में दूसरे सब सरकारी कर्मचारी लगे हैं, इसलिए हमको स्टाफ की शॉर्टेज है, तो आपने भी आके ये करना है। तो LIC एम्प्लॉय यूनियन वो हाईकोर्ट में गया कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम उनके अंडर में नहीं आते, वो हमें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं, और फिर भी अगर इमरजेंसी है तो हम सिर्फ 20% हमारा स्टाफ दे सकते हैं, सभी के सभी लोग इलेक्शन में नहीं ड्यूटी करेंगे वगैरह वगैरह। खैर अभी इसमें हाईकोर्ट में जिरह जारी है, तो फाइनल वर्डिक्ट आएगा, देन वी विल सी कि अगर उद्देश्य आपका नोबेल एंड जेन्युइन भी हो कि डेमोक्रेसी को बढ़ाना है लेकिन कोरोना वैक्सीन के चलते एम्प्लॉय नहीं है तो इनसे हम ड्यूटी करवाएं, वो किस हद तक सही है, तो उसका भी जवाब देखेंगे जब इसमें हाईकोर्ट को जजमेंट देता है। फिर पेज 5, 6, 7 पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट और राशि भविष्य जो काम का नहीं। पेज 8 कॉलम्स में लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो क्वाड ग्रुपिंग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, उसके बारे में बात है, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं जो हमने पहले नहीं पढ़ा। दूसरा छोटा कॉलम है कैसे केरला में मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने BJP ज्वाइन किया, उससे केरला पॉलिटिक्स में क्या असर होगी, अपने लिए काम का नहीं। तीसरा छोटा कॉलम है एक हॉलीवुड फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी, वो काफ़ी समय से ऐसी शिकायत करते हैं कि ये जो मार्वेल, अवेंजर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन टाइप की मूवी बन रही है, ये सब मतलब जो सही सिनेमा है उसका मजाक बना के रखा है कुछ लोगों ने। ये सब सिनेमा नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट है छोटे बच्चों का दिल बहलाने के लिए वगैरह वगैरह। खैर वो जो सब पूरी उनकी डिबेट है अबाउट रोल ऑफ सिनेमा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, तो CSET पेपर 2 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए आप आराम से पढ़िए कि इनका कुछ कहना है, फिर दूसरा कोई वो फेडरिको फेलिनी की बात कर रहे हैं, फिर तीसरा कोई डायरेक्टर वो कुछ कह रहा है। तो ऐसा जब डिबेट टाइप का कुछ पैराग्राफ बनता है उसमें से फिर कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में सवाल की तो फिर ये मार्टिन किस बात से एग्री करेंगे या ये वाला डायरेक्टर किस बात से एग्री करेगा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ। तो इसको पढ़िए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर कीजिए। पेज 8 पे बड़े कॉलम में प्रताप बानू मेहता, तो वही कैलिफोर्निया और चाइना में ये गूगल, फेसबुक और उसके ऊपर कितना नियंत्रण, लिखा बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई जोरदार मुद्दा नहीं जो हम पहले से नहीं जानते, तो आगे बढ़ो। फिर दूसरा बड़ा कॉलम है लुई काहन, जिन्होंने ये IIM अहमदाबाद का बिल्डिंग और दूसरे ऐसे कई बिल्डिंग में आर्किटेक्ट की सेवा दी थी, तो उसमें क्या खास बात थी उसका सब दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जनरल स्टडीज़ में काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 9 में बड़ा कॉलम क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट,
लेकिन आज जो उन्होंने लिखा है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और अब ये मोदी सरकार और उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और मतलब घूम फिर के ऐसी इधर उधर की बिखरी बिखरी बातें, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार निकलता नहीं। आगे बढ़ो। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है कविता कृष्णन एमजे अकबर केस से रिलेटेड कुछ नए मुद्दे जानने को मिलते हैं एथिक्स पेपर 4 एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन में। जब गली के गुंडे बदमाश मवाली वो किसी महिला को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, तो उस पर पब्लिक आउटक्राई हो जाता है कि ये कैसे कर सकता है, इसको जेल में बंद करो वगैरह। लेकिन अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी मैन उस पर ऐसा आरोप लगता है मीटू वाला, तो वो मीडिया में उसकी डिबेट कुछ अलग किस्म की चलने लगती थी कि महिला ने पहले क्यों कंप्लेन नहीं किया, तो फिर उसको अपने ये सेलिब्रिटी जो भी हीरो डायरेक्टर या मिनिस्टर है उससे कुछ पैसा निकलवाना है, कोई निजी दुश्मनी है। इस तरह से डिबेट को डाइल्यूट किया जाता है। एक बात। दूसरा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर कोई बड़ा मैनेजर, सीईओ, एमडी के पद पे आसीन पुरुष वो महिलाओं को यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो वो उसकी संस्था की भी एक तरह से फेलियर है, क्योंकि अगर संस्था के रूप में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या दूसरे कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स उसका विरोध नहीं करते, तभी ऐसे पुरुषों के हौसले बुलंद होते हैं। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। अलग अलग रिसर्च से पता चला कि भारत, चीन और बांग्लादेश में 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल वर्कर्स, कपड़ा उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को उनके सब फॉरमैन, मैनेजर, मालिकों द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। अभी अलग अलग देश की सरकारों ने ऐसी सब फैक्ट्री और ऑफिस में तो नियम बनाए हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन के लिए अलग से कमेटी बनेगी, वहाँ पर वो फरियाद कर सकती है वगैरह। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, अनौपचारिक रूप से काम करने वाले, जैसे कि घर में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर, काम वाली बाई, स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क विक्रेता, सब्जी फूल बेचने वाली महिलाएं, सैनिटेशन एंड वेस्ट वर्कर, ये कचरा कूड़ा उठाने वाली महिलाएं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, तो ये सब ऐसे होते हैं उनका अपने मालिक के साथ कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस वो काम करती है और दिन की दहाड़ी के रूप में कुछ पैसा मिलता है। तो ऐसी महिलाएं, उनके लिए तो कोई अलग से ऐसे सब घर मालिकों ने या बिल्डर्स ने एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनानी नहीं होती। और अगर ये महिलाएं जाके पुलिस में भी शिकायत करें तो तुरंत उसको मालिक नौकरी से निकाल देगा और दिन की सैलरी चली जाएगी, और वो केस वो तो सालों तक चलते ही रहेगा, उसमें कौन उनको तुरंत न्याय मिल जाने वाला है। सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन के चलते कई बार गरीब महिलाएं, उनके साथ जो भी शोषण हो रहा है उसको सह लेती हैं, आवाज़ नहीं उठाती वगैरह वगैरह। तो मेंस पेपर 1 में भी वीमेन इश्यूज़ और पेपर 4 में एटीट्यूड फॉर वीमेन, दोनों में सोचने लिखने के कुछ मुद्दे। पेज 9 पर तीसरा कॉलम है मातृभाषा के बारे में। 21 फरवरी 1952 को ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेशी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध शुरू किया कि आप हम पर उर्दू भाषा थोप रहे हैं, हमारी इधर मातृभाषा बांग्ला है। उन सब की याद में यूनेस्को 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता है। अभी उसकी कॉलम, लेकिन उसमें कुछ नया जानने लायक नहीं, सिवाय कि ये जनरल नॉलेज जो अभी हमने जाना। खैर, एथिक्स के नाम पर ही कुछ और पन्नों पर बिखरी बिखरी खबरें एक साथ पहले देख लेते हैं हम। रोल ऑफ एजुकेशन। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमारी सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिसर्च किया जाता है, तो उन्होंने क्या रिसर्च किया है उसको हम ज़रा इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि पिछले कुछ समय से ये सोशल साइंस, रेस, जेंडर, रिलीजन, कॉलोनाइजेशन, ये सब पर जितना रिसर्च इन्होंने किया है उसमें ज़्यादातर तो इस्लामो लेफ्टिस्ट एंड अमेरिकन सोशल वैल्यूज़, वो हमारे फ्रांस देश के नौजवानों के दिमाग में वो सब कचरा और जहर भरा जा रहा है। तो ये उनका मत है। सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट ये सब चल सकते हैं कि नहीं, वो तो इम्पार्शियल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। खैर, ऐसे सब पैरेलल नैरेटिव्स हमको इधर भारत में भी दिखते हैं, वो JNU वगैरह। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लिखने बैठे तो प्रोफेसर कौन सी कॉलेज का अपना मेंस का पेपर चेक कर रहा है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब ऐसी सब चर्चा में जाना हो तो फ्रांस का एग्जाम्पल बेहतर है, क्योंकि उधर जो भी चल रहा हो तो किसी का ईगो अपना पेपर चेक करते वक्त हर्ट नहीं होने वाला। तो ये सब सोचने लिखने के मुद्दे। एथिक्स में एक और मसला आता है, रोल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की भूमिका। जब भी कोई कठिनाई हो तो लीडर का काम है वो अपने फॉलोअर्स और एसोसिएट के साथ खड़ा रहे। जब अहमदाबाद मिल वर्कर की स्ट्राइक हुई या जब चंपारण के किसानों का सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी उनके साथ खड़े रहे। उन लोगों ने उपवास किया तो गांधी जी ने भी उपवास किया। गांधी जी को जेल में भेजा गया तो उन्होंने वही खाना खाया जो दूसरे कैदियों को दिया जाता था। तो ये होता है लीडर।
दांडी यात्रा करने गए तो खुद चल के गए, ये नहीं कि मुझे अलग से कार में बिठा के ले जाओ, ये लोग आ जाएंगे पीछे। सो लीडर मस्ट स्टे विद द फॉलोअर्स ड्यूरिंग हार्डशिप। उसके विपरीत अमेरिका का राज्य टेक्सास, जहाँ पर हमने कल पढ़ा था कि विंटर स्टॉर्म आया है और ये शीतलहर और शीत तूफान के चलते वहाँ की पब्लिक को फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ बंद हो गई है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा है लेकिन उसको पिघला के पीने को पानी मिले उसके लिए लकड़ी या इलेक्ट्रिसिटी या गैस कुछ नहीं है। सो मैनी प्रॉब्लम्स। अब ऐसी कठिनाई में उनके नेताओं ने लोगों के साथ रहना चाहिए। उसकी जगह उनके सेनेटर यानी राज्यसभा एमपी टेड क्रूज अपनी फैमिली के साथ प्लेन में बैठ के मैक्सिको चले गए कि इधर तो बहुत ठंडी है, मैक्सिको में तापमान ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आउटक्राई, तो फिर वो वापस आ गए। मित्रों, ये जो एथिक्स पेपर 4 वहाँ पर कुछ बार एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप वगैरह में लिखना हो तो ये सब सोचने मिलते जुलते बोल बच्चन करने के मुद्दे। अब पाएंगे एथिक्स पेपर 4 में कई प्रश्न ऐसे आते हैं उसका सीधे सीधा जवाब हमें एक किताब से नहीं मिलता। ऐसा सब दिमाग में बोल बच्चन भर के रखा हो तो इधर उधर हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज 10। पर्सन इन न्यूज़ में आइजैक थॉमस कोट्टुकापाली, केरला में जन्मे ये म्यूज़िक डायरेक्टर जिनको नेशनल अवार्ड भी मिले थे, उनका देहांत हुआ नॉन IAS एग्ज़ाम। इसके अलावा पेज 10, 11 और 12 में जो भी समाचार है या तो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ या रेप मर्डर टाइप की इंडिविजुअल चीज़ें एग्ज़ाम के लिए सीधी काम की नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 13। एक्सप्लेन सीरीज़ में भी आज कुछ काम का नहीं है। वही सब ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक की लड़ाई के बारे में लंबी चर्चा, जिसके बारे में हमने आगे भी पढ़ लिया था। अब ये ऑस्ट्रेलिया सरकार जो न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल 2020 लेकर आ रही है, उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी फ़ोन किया। फ्रांस और दूसरे सब नेताओं से भी वो बात कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग से इंटरनेशनल कोalition बने ताकि ये जो फेसबुक, गूगल टाइप के सब टेक जायंट्स है उनके सामने सभी देशों में कुछ एक प्रकार के ऐसे कानून हो कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के नाम पर न्यूज़ वेबसाइट्स को कितना पैसा शेयर करना है, टैक्स कितना भरना है वगैरह क्या, लेकिन वो असल में डेवलप हो गया है तब हम देखेंगे। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स, तो उसके चलते बहुत सारी कंकड़, मिट्टी, कचरा नदी में आ गया होगा। तो अलकनंदा नदी जो पहले एकदम क्लीन ब्लू वाटर रहता था वो अब मैली हो गई, ऐसा सब फोटोग्राफ से बिफोर आफ्टर कंपैरिजन, तो वो तो कॉमन सेंस की बात है। तीसरा एक्सप्लेन सीरीज़ है शू साइज़। ये जूतों के जो नाप होते हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, तो इंग्लैंड का स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिका में ये 9 नंबर 10 नंबर वो अलग है। तो अब भारत और उसकी CSIR संस्था सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट के साथ मिलके भारत के लोगों के पैरों के नाप क्या होते हैं उस हिसाब से 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर सब करें। भाई ये एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। ऐसी हर संस्था जो हर कुछ काम कर रही है, अभी कल उठ के वो ये भी बोलेंगे ये हेलमेट होता है तो वो उनके सर के साइज़ अलग होते हैं, हमारे सर के ये अलग से ऐसा करो, तो अपने आप वो सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं होती। आगे बढ़ो। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़, नासा का ये परसिवियरेंस मार्स रोवर, तो उसमें एक पर्सन इन न्यूज़ याद रखना है, स्वाति मोहन। ये भारतीय मूल की महिला, वो इस मार्स रोवर की फ्लाइट कंट्रोलर थी और उन्होंने इसे मंगल की ज़मीन पर लैंड करने में मदद की। ऐसे ही सब साइंस के नाम लिया है तो रशिया और उसकी एक गामालेया इंस्टीट्यूट जिसने स्पुतनिक 5 नाम का उपग्रह नहीं उस नाम का कोरोना वैक्सीन बनाया है और भारत में उसका प्रोडक्शन करके बेचने के लिए उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और फिर उसका अभी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल की सब प्रोसेस चल रही है। पाया गया कि ये स्पुतनिक 5 की एफिकेसी, मतलब उसको लगाने से कितना 70% 90% क्या गारंटी है कि नहीं होगा, तो पता चलता है कि स्पुतनिक 5 की ऐसी एफिकेसी भारत की कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह से बेहतर है। खैर अभी ये इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस में जाएगा, अप्रूवल मिलेगा तो और एक्सप्लेन सीरीज चलती रहेगी, तो कुछ नया जानने को मिले तो हम देखेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए समाचार वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी बोलती है कि भारत की आबादी चीन की आबादी से बढ़ जाएगी 2027 में। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी जिसके चलते उनकी आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, खासकर उनके नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में लोग बूढ़े हो रहे हैं, नौजवान मजदूर मिलते नहीं, थोड़े बहुत नौजवान हैं वो भी काम की तलाश में शहरों में चले गए, तो वहाँ पर अलग अलग जो फैक्ट्री थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, वो बिखर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए चीन सरकार ने ये 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2016 में ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी चीन के सब युगल ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे क्योंकि उधर बच्चों को परवरिश का खर्चा, स्कूल एडमिशन, कोचिंग क्लास बहुत ज़्यादा है, तो लोग उत्साहित नहीं हैं। इसलिए सरकार सोच रही है कि कुछ और भी इसके लिए कदम उठाए जाएं।
वगैरह। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें मित्रों शायद हम लोगों ने पहले साउथ कोरिया के बारे में भी पढ़ी थी। तो ये सबसे भारत को क्या फ़ायदा है, वो वहाँ पर जितनी फैक्ट्री डिक्लाइन होगी, मज़दूरों की तंगी रहेगी, तो उनकी सब फैक्ट्रीज फिर भारत में आ सकती है। हमारी पॉपुलेशन रिलेटिवली यंगर है तो मदद मिले वगैरह वगैरह। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ में वो टेड क्रूज़ की लीडरशिप के समाचार हमने एथिक्स में देख लिए। फ्रांस की यूनिवर्सिटी में इस्लामो लेफ्टिस्ट एंड अमेरिकन वैल्यूज़ के चलते समाज करप्ट हो रहा है, वो सब चीज़ भी हमने देख ली। तो वो सब समाचार ख़त्म। पेज 15 इकोनॉमी। वैसे इकोनॉमी के पेज में पॉलिटी के कुछ समाचार आए आज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें एक सेक्शन 79 ये कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये सबको वो मानते हैं मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी अपना कंटेंट फेसबुक पोस्ट, मीम्स, ट्वीट डालता है, ये लोग तो मतलब सर्वर में उसको रख के आपको ऑडियंस को दिखाते हैं। तो अगर कोई आदमी गलत प्रकार का कंटेंट डालता है, मैं इसका खून कर दूंगा या कोई अश्लील तस्वीरें डाल दी, तो उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है। लेकिन ट्विटर को उसके लिए सज़ा नहीं हो सकती अगर ट्विटर उसको रिमूव कर दे तुरंत। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी उनको वैसे तो मिली है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वो लोग कई बार हाथ खड़े कर देते हैं कि ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं, आपत्तिजनक है कि नहीं ये चीज़। उसके उनके अपने कुछ बार मतलब आगे भी हमने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप बोले तो वो सब आपत्तिजनक, और सामने कुछ और लोग बोले तो कई बार डिलीट नहीं भी करते। और ऐसी कुछ परेशानियां भारत सरकार को भी ये रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग वो सब केस में देखने को मिली। तो भारत सरकार सोच रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 79 है, इसको और सख्त करते हैं कि जैसे ही सरकार नोटिस भेजे तो 24 घंटों में ही ट्विटर, फेसबुक ने उस पोस्ट को रिमूव करना होगा, नेटफ्लिक्स ने वो वाली वेब सीरीज़ हटा देनी होगी, और ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भी सज़ा मिलेगी और आपको इम्यूनिटी नहीं क्लेम कर सकते वगैरह वगैरह। खैर, तो अभी ऐसी संभावना जताई जा रही है, तो स्वाभाविक है इस पर अभी धमाल मचेगा और एक्सप्लेन सीरीज़ और कॉलम वगैरह चलते रहेंगे। तो ओरिजिनल मुद्दा आज हमने देख लिया। इकोनॉमी में एक मुद्दा कई समय से जारी है, गीग वर्कर्स। गीग वर्कर्स मतलब क्या? ये जो उबेर के ड्राइवर या जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़, तो वो कंपनी के कर्मचारी नहीं माने जाते, वो इंडिपेंडेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्टर हैं और कंपनी उनको उनकी सर्विस के लिए फ़ीस दे रही है। तो उनको ट्रेडिशनल कर्मचारी को जो लाभ मिलते हैं, मतलब मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह में कंपनी ने पैसा देना होता है, वो कुछ उनको मिलता नहीं। हालांकि इंग्लैंड की एक कोर्ट ने बोला है अब से कि उबेर के ड्राइवर भी कंपनी के एम्प्लॉय माने जाने चाहिए और उनको मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो इसके बाद अब ऐसा कुछ लीगल प्रेसिडेंस सेट हो तो यूरोपियन यूनियन में बाकी सबको भी लाभ मिले, उसको देख के कोई भारत में PIL करे और भारत में भी ऐसा कुछ हो, तो ये लंबी चौड़ी या तो एक्सप्लेन सीरीज या कॉलम चलती रहेगी। तो उसका अब हमने मूल केंद्र बिंदु इधर देख लिया। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो RBI ने अनाउंस किया है कि अब से डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और ये बैंक किसी को फ्रेश लोन नहीं दे पाएगा। तो मतलब क्या, कुछ उधर या तो फाइनेंशियल स्कैम हुआ होगा या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई होगी, तब RBI ऐसा करता है। एक लाइन में हमने तो सिर्फ इतना किया, ये डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ, क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न पहले CDS एग्जाम में पूछे थे। अभी ये डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना ईयर क्या था और हेडक्वार्टर किधर है, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उस लेवल की बारीकी भी काम की नहीं। मित्रों, ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट ऐप्स, ये सब के ऊपर भी रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो इन सभी जगह पर डिजिटल पेमेंट, सिक्योरिटी, साइबर क्राइम वगैरह के सामने उसने कुछ सख्त नियम बनाए थे, जो इन सब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने, मतलब एंटीवायरस ज़्यादा बेहतर रखना होगा या जो भी चीज़ें डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए, उसके कुछ उसने नियम बनाए थे जो 6 महीनों में लागू करने थे। लेकिन कुछ कंपनियां लागू नहीं कर पाई और उसकी सब बॉल बाय बॉल कमेटी चल रही, तो हमारे लिए काम की नहीं। उसी तरह ये इनकम टैक्स विभाग और केन एनर्जी का मसला, क्रूड ऑयल के अप डाउन प्राइजेस, ये सब बॉल बाय बॉल चीज़ें कुछ काम की नहीं। पेज 16 स्पोर्ट्स। केरला की एक महिला फुटबॉल कोच फौजिया मामपेटा का कैंसर में निधन। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर।